हाँ, हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म ऑथर और ऑथरशिप के बारे में। और शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो नोट्स हैं या ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने एम एच अब्राहम्स अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से लिए हैं। तो 2 चीज़ें, एक तो ये आपको हेल्पफुल ही रहेंगे क्योंकि ये बुक जो है वो आपको आगे अगर आप बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, अगर एमए कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। अगर बीए कर रहे हो और शुरुआत आपका फर्स्ट ईयर है तो आपको आगे काम आएगी ये बुक। सो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर ख़रीदें या उसकी पीडीएफ अपने पास रखें। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि ये जो नोट्स हैं या ये जो बुक से मैंने लिए हैं वो लाइक ऑथेंटिक ही है। सो इसमें आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आप उसकी भी चिंता मत कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे आज के वीडियो में कि ऑथर का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ऑथर का डेफिनेशन इवॉल्व होता आया है। और ऑथर जिसे हम अभी मानते हैं, अभी के जो कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि एक ऑथर वो है जो एक बुक लिखता है और वो बुक की जो राइट्स होती है, जो कॉपीराइट्स उसके जो राइट होते हैं वो उसी के पास होते हैं, तो उसे हम ऑथर कहते हैं। तो ये जो फंक्शन आया ऑथर का वो कैसे इवॉल्व हुआ और ऑथरशिप क्या है, मतलब क्या ये जो हम मान के बैठे हैं कि एक कोई भी एक टेक्स्ट या बुक लिखने वाला जो पर्सन है वो उसका ऑथर हुआ और उस बुक की ऑथरशिप उसी के पास होगी, वो फंक्शन क्या मतलब ऑथर के लिए ही है या फिर उसके पीछे भी कोई और फंक्शन वर्क कर रहा है। तो पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो बता रहा है कि तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि ऑथर कौन है। तो हाँ, जैसा इसमें लिखा है कि ऑथर्स वो इंडिविजुअल्स हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल और इमेजिनेटिव पावर्स से पर्पसफुली, उनकी खुद की इच्छा से और एक पर्पस के साथ क्रिएट करते हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू एक लिटरेरी वर्क जो उनका खुद का होता है। और उसी के आगे एक पॉइंट है कि जो अब वो जो वर्क होता है वो मतलब जो वर्क लिखा गया है वो वर्क भले ही वो ऑथर खुद किसी और को मतलब उसके राइट्स दे दे पब्लिश करने के लिए और उसका प्रॉफिट वो खुद भले ही ना ले और कोई और उसका प्रॉफिट ले, लेकिन फिर भी वो वर्क जो होगा वो उसी का कहलाएगा। वो फैक्ट चेंज नहीं कर सकते आप। उसके आगे कह रहे हैं कि जब तक कि वो लिटरेरी वर्क जो है वो ओरिजिनल हो और ग्रेट हो, तो वो 2 कंडीशन जब वो वर्क सैटिस्फाई करता है तब जो ऑथर होता है उसे एक हाई कल्चरल स्टेटस मिलता है और उसे एक लास्टिंग फेम मिलती है। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है हमारी? 1960s से ये जो ऑथर का जो फंक्शन है या जिस तरीके से हम ऑथर को कंसीव करते हैं, जिस फंक्शन में हम उसे रखते हैं, वो क्वेश्चन किया गया है काफ़ी स्ट्रक्चरल और पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरिस्ट्स के द्वारा। अब स्ट्रक्चरल थियरिस्ट वो है या स्ट्रक्चरल थियरी वो है कि जो टेक्स्ट के फॉर्म पर फोकस करती है। वो मतलब स्ट्रक्चरल थियरी ऐसा कहती है कि हमें ऑथर की ऑटोबायोग्राफी पे नहीं जाना है, ऑथर की इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना है। ऑथर जो खुद उस टेक्स्ट के लिए कह रहा है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चरल थियरी के अकॉर्डिंग, मतलब वो वर्क खुद है। और पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरी का क्रिटिसिज्म है जो कहता है कि वर्क जो है वो सिर्फ टेक्स्ट पे, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑथर का इंटरप्रिटेशन, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। तो जो स्ट्रक्चरल और पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरिस्ट है उन्होंने ऐसा, मतलब उन्होंने ह्यूमन सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि अ, कोई भी वर्क का ओरिजिनेटर वो ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ह्यूमन सब्जेक्ट वो एक स्पेस की तरह ले रहे हैं कि ह्यूमन सब्जेक्ट एक स्पेस है जिसके अंदर कन्वेंशंस, कोड्स और जो सर्कुलेटिंग लोकेशंस जो है उस टाइम के वो प्रेसिपिटेट करते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर। उस टेक्स्ट को वो कह रहे हैं कि साइट है वो। तो मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट को एक स्पेस बना दिया और टेक्स्ट को साइट बना दिया, जहाँ पर जो साइट है वहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, वहाँ पर आकर मिलते हैं और रिकॉर्ड होते हैं क्या? कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स, डिस्कर्सिव फॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज़ एक से दूसरी जगह मूव कर रही है विदाउट एनी स्ट्रक्चर के, और कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पावर जो उस कल्चरल एरा में प्रेवलेंट थे। तो इन शॉर्ट उन्होंने ह्यूमन सब्जेक्ट को स्पेस कहा और टेक्स्ट को साइट कहा, और आगे जाकर ऐसा कहा कि उस साइट के अंदर मिलते हैं कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स, मतलब वहीं ऑथर के आसपास जो चीज़ें हो रही थी, ऑथर के दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी और उस वक्त क्या पावर रिलेशंस थे सोसाइटी के, वो सारी चीज़ें कन्वर्ज होती है साइट में, तब जाके एक वर्क बनता है।
अब ह्यूमन सब्जेक्ट को वो कर दिया तो मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट अब प्रोड्यूसर नहीं रहा, उसे बना दिया प्रोडक्ट। अब ऑथर को जब हमने प्रोडक्ट बना दिया तो मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि ऑथर जो है वो प्रोड्यूसर नहीं बल्कि उस टेक्स्ट का प्रोडक्ट है जो उत्पन्न हुआ है टेक्सचुअल लैंग्वेज के इंटरप्ले से। मतलब ऑथर ने बुक नहीं लिखी है, बुक लिखने की वजह से वो ऑथर बन गया है। और इसीलिए आगे जाके पॉइंट ये कह रहा है कि 1968 में रोलांड बार्थ्स ने डेथ ऑफ द ऑथर सेलिब्रेट किया। और डेथ ऑफ द ऑथर इसलिए सेलिब्रेट किया क्योंकि बार्थ्स के अकॉर्डिंग ऑथर का जो रोल है उसको अगर हम हटा देंगे, क्योंकि अगर ऑथर है तो एक लिमिट बन रही है। वो ऐसा कह रहा है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स में ऑथर की वजह से ऑथर का रोल जो है लिमिट सेट कर रहा है, और उसी की वजह से हम रीडिंग को या किसी भी टेक्स्ट को अपने फ्रीली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑथर एक बैरियर बन रहा है फ्री इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद अब रोलैंड बार्थ्स जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट थे, और उसके बाद एक इन्फ्लुएंशियल ऐसे था व्हाट इज़ एन ऑथर, जो 1969 में मिशेल फुकॉल्ट ने लिखा था। और मिशेल फुकॉल्ट थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि ये ऑथर का जो फंक्शन है वो कैसे इमर्ज हुआ और कैसे इवॉल्व हुआ है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में उस ऐसे में वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि कैसे एक ऑथर इंडिविजुअलाइज्ड हो गया। मतलब पहले ऐसा होता था, हम जानते हैं कि पहले ओरल लिटरेचर था तो ऑथर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, वो किसने लिखा है उस पर इतना जोर नहीं था। लेकिन कैसे तो फिर वो ऑथर इंडिविजुअलाइज्ड हुआ सोसाइटी में, और उसको ये जो स्टेटस मिला है वो कैसे मिला, और कौन सा सिस्टम ऑफ वैल्यूराइजेशन हुआ ऑथर के साथ। वैल्यूराइजेशन मतलब होता है एक प्रोसेस जिसकी उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है या वैल्यू फिक्स की जाती है। तो मतलब किस प्रोसेस के थ्रू ऑथर की वैल्यू बढ़ाई गई है, और कैसे वो जो मैन एंड हिज वर्क, मतलब एक ऑथर है जिसका वर्क का क्रिटिसिज्म होगा, वो फंडामेंटल जो कैटेगरी है वो कैसे शुरू हुई। अब ये ऐसे ने काफ़ी सारे दूसरे स्टडीज़ को भी हेल्प किया और काफ़ी पुश किया ये फंक्शन या इन चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए। तो अब वो जब स्टडीज़ हुई तब उन्होंने उस नोशन को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो प्रिवेलेंट कॉन्सेप्ट है, अभी का जो कॉन्सेप्ट है ऑथरशिप का, ये नेचुरल है या ऐसे ही होना ज़रूरी है, कि मतलब ऑथर का ये फंक्शन ऐसे ही होना ज़रूरी था इसलिए ये फंक्शन हो गया है। ये दोनों या तो फिर वो ऑथर का फंक्शन नेचुरल है, ये दोनों ही चीज़ रिजेक्ट कर दी गई। इंस्टेड हिस्टोरिसिस्ट ने कहा कि ऑथरशिप एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जो इमर्ज हुई और चेंज होती रही इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ, सोशल सर्कमस्टेंसेस के साथ और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के साथ फॉर द राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। तो मतलब ऑथरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक, सोशल और इंस्टीट्यूशनल जो कंडीशंस है उनके साथ काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, और वो चेंज होता रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस चेंज हुई उसी हिसाब से ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता रहा है। अब जो कल्चरल हिस्टोरियंस हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल या फैक्टर्स बताते हैं कि कैसे ऑथरशिप या ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्ट हुआ और फिर रिकंस्ट्रक्ट होता रहा हिस्ट्री के दौरान। तो फर्स्ट जो चेंज हुआ था वो था कि ओरल से हम लिटरेट कल्चर में शिफ्ट जो हुआ, क्योंकि पहले तो यही होता था कि ऑथर का आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ना ही पूछा जाता था। ऑथर प्रिज्यूमेबली वाज नॉट इंक्वायर्ड आफ्टर, क्योंकि जो इंडिविजुअल बार्ड यानी जो ऑथर के पोएम्स को वो पढ़ता है और उसे परफॉर्म करता है, तो जो इंडिविजुअल बार्ड होता था वो अपने हिसाब से पोएम के सब्जेक्ट मैटर या रेफरेंस को या फॉर्म्स को चेंज करता रहता था। तब ऑथर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन जब शिफ्ट हुआ कल्चर और लिटरेट कल्चर में आए, जब काफ़ी एक हद तक पॉपुलेशन पढ़ सकती है अब टेक्स्ट, तब जाकर ये टेक्स्ट किसने लिखा है उस पर्सन पे इंटरेस्ट जगने लगा। और तब मतलब अब ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट जगा तो ऑब्वियसली फिर जो चीज़ मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनका मतलब सर्कुलेशन बढ़ा और उनकी कॉपिंग का जो रेट था वो बढ़ गया। तो मतलब एक तरह से लिटरेट कल्चर में शिफ्ट होते ही ऑथर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और लेकिन उस वक्त भी जब मैन्यूस्क्रिप्ट भी जो कॉपी की जाती थी, अब हम जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी। प्रिंटिंग प्रेस आएगी 1440s के दौरान जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा, जो आगे एक पॉइंट आएगा। तो मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन थी, तो अब हैंड रिटन थी इसलिए ऑब्वियस है कि काफ़ी सारी टाइम पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिली है
उसमें डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, उसमें वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि कॉपी की जाती थी वो। तो मतलब उसमें कॉपी करने के दौरान मतलब जो इंटेंशंस थे ऑथर के उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे जैसे लिखा है वर ऑफन अल्टर्ड इन ट्रांसक्रिप्शंस, कॉपिंग के दौरान या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अल्टर्ड हो जाती थी विद लिटिल रिगार्ड टू द इंटेंशंस और फॉर्मुलेशंस ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ द वर्क। मतलब ऑथर का क्या इंटेंशन रहा होगा ये लिखने के पीछे, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। दूसरा जो फैक्टर है जो चेंज हुआ मतलब ऑथर का कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्शन में या रिकंस्ट्रक्शन में इवॉल्व किया, वो है 15th और 16th सेंचुरी में जो शिफ्ट आया प्राइमरीली मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर से प्रिंट कल्चर में। 15th यानी हम जानते हैं कि 15th सेंचुरी होगा 1400 से 1499 और 16th होगा 1500 से 1599। सो वो हाँ, जैसे मैंने पहले अभी बताया कि जोहानस गुटेनबर्ग जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, प्रिंट रिंग का इन्वेंशन हुआ और जर्मनी में। और विलियम कैक्सटन ने 1476 में इंग्लैंड की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की, जो शायद तक वेस्टमिंस्टर में एस्टेब्लिश की हुई थी। अब ये जब प्रिंट कल्चर में हम शिफ्ट हुए तो उससे क्या हुआ, पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट जो कॉपी की जाती थी उसमें ऑब्वियसली हम टाइम लगता था, लेकिन प्रिंटिंग में अब टाइम कम लगेगा। तो जैसे ही हम शिफ्ट हुए प्रिंट कल्चर में तो उससे पहले मैन्युस्क्रिप्ट का जो कल्चर था उसमें ऑब्वियसली कॉपी हैंड से कॉपी किया जाता था तो टाइम लगता था, लेकिन प्रिंट में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जो टेक्स्ट का जो स्प्रेड हुआ वो काफ़ी बढ़ गया और मैन्युफैक्चर भी काफ़ी बढ़ गया। तो उस वजह से अब ऑब्वियस है कि ये अब प्रिंटिंग टेक्स्ट आपको ज़्यादा मिलने लगे हैं और अगर जल्दी भी मिल रहे हैं, मतलब प्रिंटिंग में टाइम नहीं लग रहा है कॉपिंग में, तो जो प्रोड्यूसर्स थे यानी कि जो ऑथर्स थे लिटरेरी टेक्स्ट बनाने वाले या लिटरेरी वर्क्स लिखने वाले, वो भी बढ़ गए। अब इससे ये हुआ कि ये इम्पॉर्टेंट हो गया फाइनेंशियली कि आइडेंटिटी स्पेसिफाई की जाए किसी भी इंडिविजुअल राइटर की। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा अब कॉपी बिकेगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। इंडिविजुअल राइटर अगर स्पेसिफाई नहीं होगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए प्रिंटिंग कल्चर जैसे ही बड़ा, डिसेमिनेशन मतलब स्प्रेड जो हुआ टेक्स्ट का, उससे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई कि ऑथर की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई किया जाए, उसको एम्फेसिस दिया जाए, जिससे ऑथर भी बेनिफिट में रहेगा और उसके साथ साथ ऑथर को भी बाय द कॉन्टेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ अरिस्टोक्रेटिक एंड नोबल पेट्रोनेज, मतलब राजाओं के द्वारा या अमीर लोगों के द्वारा उसको भी सपोर्ट मिलता रहेगा। तो एक फेमस ऑथर मतलब ऑब्वियसली अगर जिसकी बुक्स या जिसके टेक्स्ट ज़्यादा बिके हैं वो ऑथर फेमस होगा, और वो फेमस होगा तभी जाके उसको अमीर लोग या राजा के द्वारा पैट्रनेज मिलेगा या पैसे मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि फुकोल्ट महाशय जो है हमारे, वो कहते हैं कि ऑथर का जो फंक्शन है वो एक प्यूनिटिव फंक्शन भी है। प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट देने वाला फंक्शन। मतलब जो ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्यूनिटिवली एक्ट करता है। कैसे कि ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी टेक्स्ट को ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है। अब मान लो आप में से किसी ने कोई टेक्स्ट लिखा, तो वो टेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर की यानी आपकी हो गई। तो अब उससे स्टेट अपना फ़ायदा उठाता है और स्टेट का मतलब इंटरेस्ट सर्व होता है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो आपके उस टेक्स्ट में ट्रांसग्रेसिव मतलब मोरल या फिर सोशली करप्ट आइडियाज़ होंगे, या सबवर्सिव मेजरली यूज़ होता है कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे या स्टेट को क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट या स्टेट ब्लेम आप पर डालेगी, क्योंकि लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। तो इसलिए फुकोल्ट कहते हैं कि ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्यूनिटिव फंक्शन की तरह भी सर्व कर रहा है। उसके साथ साथ एक दिक्कत भी आई है कि अभी के हाल में जो रिसेंट रिसर्चेस हो रही है उसमें ये एस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि कि कौन से पार्ट का ओरिजिनेटर कौन था। मतलब एक मान लो एक बड़ा कोई टेक्स्ट है तो वो हमें एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट ये वाले ऑथर ने लिखा है और कौन सा पार्ट दूसरे ऑथर ने लिखा है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट एक पीरियड के अंदर लिखा जाता है और शायद कुछ ऐसे टेक्स्ट भी होते हैं जो एक दो पीरियड के बीच में लिखे गए हो, तो उसमें राइटिंग स्टाइल का डिफरेंस आ जाता है। और उसके साथ साथ मान लो अगर कोई टेक्स्ट एक छोटा भी है तो उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल कोलैबोरेटर्स, सेंसर्स, एडिटर्स, प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने भी उसमें चेंजेस किए होंगे, या तो फिर खुद ऑथर ने भी टाइम के साथ साथ उस टेक्स्ट में चेंजेस किए होंगे। तो वो एस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट है कि उस टेक्स्ट का ऑथर कौन है और ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा है और कहाँ पे चेंजेस किए गए हैं टेक्स्ट के अंदर।
और चौथा जो फैक्टर है वो है मिडिल क्लास रीडर्स का इमर्जेंस या उनका इंक्रीज होना लेट 17th और 18th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी हम जानते हैं होगा 1600 से 1699 और 18 1700 से 1799। तो अब मिडिल क्लास रीडर्स का यहाँ पे प्रोलिफरेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से शुरू हो गया है। और मतलब उसके साथ साथ बुर्जुआ का इमर्जेंस हुआ, जो बुर्जुआ यानी हम जानते हैं मिडिल क्लास। तो अब वो इमर्ज हो रहे हैं, तो वो इमर्ज कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन मिल रहा है, तो एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है और लेट 17th और 18th सेंचुरी के अराउंड, और बुर्जुआ यानी मिडिल क्लास का इमर्जेंस हो रहा है। और वो इमर्ज कैसे कर रहे हैं, उनको एजुकेशन मिल रहा है। अब वो एजुकेशन मिल रहा है तो मतलब आप सोचिए कि पहले एक इलीट क्लास ही था जो पढ़ रहा था, लेकिन अब एक पूरा नया क्लास इमर्ज होके आ रहा है जो पढ़ सकता है। तो इसलिए प्रिंटिंग में भी डेवलपमेंट हुआ है। और इसी टाइम पर हम, जैसे हम जानते हैं या हम पढ़ेंगे आगे, कि इसी लेट 17th और 18th सेंचुरीज़ के बाद मैगज़ीन्स काफ़ी फ्लरिश हुई थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक नया क्लास इमर्ज हुआ यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो पढ़ सकता है यानी। तो इसलिए डिमांड बढ़ गई नए वर्क्स की या नए मटेरियल्स की मार्केट के अंदर। तो इसलिए ऑथर्स भी काफ़ी सारे नए नए इमर्ज होके आए। हमारे जो दो महाशय हैं फूकोल और बार्स ऐसा भी कहते हैं कि ये जो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑथर का, कि वो एक इंडिविजुअल है जो एक लिटरेरी प्रोडक्ट का इंटेलेक्चुअल ओनर है, वो मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो या जो आइडिया है, वो इमर्ज हुआ है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से। क्योंकि हम जानते हैं कि लेट 17th और 18th सेंचुरी जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट की तरफ जा रही थी या कैपिटलिज्म फॉलो कर रही थी। तो उसी आइडियोलॉजी से आया है ये कॉन्सेप्ट कि एक ऑथर एक इंटेलेक्चुअल ओनर है उसके टेक्स्ट का। अब ये चार तो हो गए, लेकिन दूसरे स्कॉलर्स जो है वो स्ट्रेस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ शिफ्ट, जो 18th सेंचुरी में आया था, पहले इंग्लैंड में और बाकी अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि एक रिलायंस ऑफ राइटर्स के द्वारा, मतलब एक ग्रुप ऑफ राइटर्स के द्वारा या एसोसिएशन ऑफ राइटर्स के द्वारा, उन्होंने मतलब ये डिमांड की कि उनको पब्लिशर्स और बुक सेलर से भी उनको पेमेंट मिले, जिससे वो सपोर्ट, मतलब खुद को या अपने आप को सपोर्ट कर सके। ये चीज़ की डिमांड बढ़ी, और ये डिमांड इसलिए बढ़ सकी क्योंकि जो लिटरेरी मार्केट था वो बूम में था अभी, मतलब काफ़ी फ्लरिश कर रहा था वही लेट 17th और 18th सेंचुरी में। तो इसलिए ये डिमांड वो लोग कर पाए कि बुक सेलर्स और पब्लिशर्स से भी उनको पेमेंट मिले, जिससे वो खुद को सपोर्ट कर सके। और जब ये डिमांड आई तो ऑब्वियसली मतलब आगे जाके सक्सेसफुल अपील जो हुई वो राइटर्स के द्वारा कॉपीराइट लॉस की, जो उनको इन्वेस्ट करे, पब्लिशर को नहीं करे। तो ऑब्वियसली आगे जाके मतलब राइटर्स ने अपील की कॉपीराइट लॉस की, जो आगे जाके हम जानते हैं सक्सेसफुल हुई, क्योंकि पहले पब्लिशर ज़्यादा कमाता था ऑथर्स के कंपेयर में, लेकिन अब वो कॉपीराइट लॉस की वजह से ऑथर कह रहे हैं कि हम भी ज़्यादा कमाएं थोड़ा, और पब्लिशर इतना इन्वेस्ट ना हो, और मतलब उनका जो वर्क है जो पब्लिक सेल के लिए पब्लिशर बेचेगा, उनसे उनको भी प्रॉफिट मिले। और ये जो कंडीशंस हुई लिटरेरी मार्केट प्लेस में, इन्होंने उस क्लेम को बढ़ावा दिया, उस क्लेम को हेल्प किया। कौन सा क्लेम? कि राइटर्स के पास ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और जीनियस है, तभी जाकर वो लोग ऐसे वर्क्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो एंटायरली न्यू है। तो ये क्लेम कि कॉपीराइट लॉज का जो अपील था, या ये क्लेम था कि वो जो उन्हें ऐसे लॉज लाए जाए कि जो उन्हें इन्वेस्ट करे पब्लिशर को छोड़ के, और कि मतलब वो जो वर्क लिख रहे हैं उससे उनकी वो वर्क उनका ओनरशिप रहे। वो क्लेम की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया, ये आइडिया आया कि ऑथर्स या राइटर्स है वो ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और जीनियस पोसेस करते हैं। और ये जो क्लेम्स थे कि ऑथर जीनियस, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी पोसेस करते हैं, वो क्लेम्स उन्होंने इसलिए बनाए जिससे करके वो उनके लीगल राइट्स एस्टेब्लिश कर सके ऑथर्स की तरह, कि मतलब वो जो टेक्स्ट है वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और जो प्रिंटेड टेक्स्ट जो है वो उनका मटेरियल प्रॉपर्टी है, जिनकी ओनरशिप का राइट उन्हीं के पास है। अगर आप थोड़ा भी जानते हैं वो हमारे इंग्लिश पीरियड्स के बारे में, तो ये जो ऑथरशिप का जो क्लेम्स था, ये क्लेम्स तब आए जब रोमांटिक पीरियड चल रहा था, क्योंकि रोमांटिक पीरियड हम जानते हैं कि पर्सनल फीलिंग्स और जीनियस और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो रोमांटिक पीरियड के दौरान ये क्लेम्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, और इसी रोमांटिक पीरियड में जो ऑथर्स को थोड़ा सक्सेस मिला, उनका कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिला उनको। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हम अब एंड की तरफ आ गए हैं कि जो काफ़ी सारे हिस्टोरिसिस्ट स्कॉलर्स ऐसा कह रहे हैं कि
एक सस्टेन इंटरप्ले था बिटवीन द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बीच में। ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सस्टेन इंटरप्ले था और इन्होंने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है ऑथर और ऑथरशिप के कॉन्सेप्ट को। इसलिए ये जो थोड़ा हमें अजीब लगता है ये क्लेम कि ये जो मॉडर्न फिगर और फंक्शंस जो है अभी के जिससे हम ऑथर को असाइन करते हैं, जो हम ऑथर को असाइन करते हैं, वो एक रीसेंट फॉर्मेशन है। रीसेंट मतलब एक तरह से 17th सेंचुरी इतना दूर नहीं है। तो इसलिए ये जो अभी का हाल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑथरशिप को लेकर, वो एक रीसेंट फॉर्मेशन है। वो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ भी जाइब नहीं करता है। जाइब नहीं करता है मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस भी उसको सपोर्ट करता है। जाइब मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं उसे टॉन्ट या मॉक करना है। तो डज नॉट मॉक या डज नॉट जाइब विद हिस्टोरिकल एविडेंस मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस को मॉक नहीं करता है। लेकिन माना कि हिस्टोरिकल एविडेंस को मॉक नहीं करता है या उसको सपोर्ट ही कर रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्शन की ऑथर का जो फंक्शन है वो अभी हाल ही गया है, 17th सेंचुरी का ही इमर्जेंस है। लेकिन 2000 साल पहले रोमन पोएट होरेस ने उसके वर्स एपिस्टल द आर्स पोएटिका में लिखा है। और 2000 ईयर्स पहले मतलब तब प्रिंटिंग नहीं इन्वेंट हुआ था और तब जो टेक्स्ट थे वो रोल्स ऑफ पेपिरस में कॉपी किए जाते थे। पेपिरस एक तरह का पेपर होता था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या नहीं अगले वीडियो में कभी बात करेंगे। तो हॉरेस ऐसा कहता है उसकी आर्स पोएटिका में, वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स का नाम लेता है जिसमें उसके फ्रेंड का भी मेंशन करता है, वर्जिल, जो वो और जहाँ पर वो क्लियरली कहता है वो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने खुद वर्क को कंसीव किया है और रियलिटी में लाए है, मतलब एग्जिस्टेंस में लाए हैं। तो इसलिए वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके स्पेसिफिक कंटेंट, फॉर्म और क्वालिटी के लिए। मतलब ये जो हम मॉडर्न जैसे हम कह रहे हैं पहले कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्शन है ऑथरशिप का, कि मतलब एक राइटर है जिसने किसी का लिखा है, अगर मान लो एक पर्सन ने एक बुक लिखा है तो उसका जो कंटेंट, फॉर्म और क्वालिटी है वो उसका है या वो उसको अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो 2000 साल पहले भी होरेस कह चुका है। आगे होरेस कहता है कि कम्पिटेंट लिटरेरी ऑथर, जिसको वो होरेस अलग अलग तरह से रिफ़र करता है। कभी स्क्रिप्टर कहता है जिसे राइटर कहेंगे, कभी पोएटा कहता है या उसे मेकर कहेंगे, या कार्मिनिस ऑक्टर कहता है या जो पोएम का ओरिजिनेटर है या पोएट है। तो उसके पास एक नेचुरल टैलेंट या जीनियस, जिसे इंजेनियम कहता है, वो होना चाहिए। एक एक्वायर्ड आर्ट भी होना चाहिए। तो वो जो ऑथर है वो पर्पसफुली डिज़ाइन करता है या उस हिसाब से ऑर्डर में रखता है उसकी पोएम को, जिससे करके उसके ऑडियंस में एक इमोशन जाग सके। और जो बुक सेलर है, होरेस ऐसा कहता है कि वो उस कमोडिटी को या उस टेक्स्ट को एडवर्टाइज करता है लोकली और उसको बाहर फॉरेन में भी अब शिप करता है। तो अगर वो बुक, अब हम पहले के पॉइंट को रिपीट ही कर रहे हैं, एक तरह से सर्कल में घूम रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर वो पब्लिश वर्क सक्सीड करता है इंस्ट्रक्शन में और प्लेजर देने में, तो काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे रीडर्स को, तो वो बुक सिर्फ बुक सेलर को पैसे ही नहीं बनाती है, बल्कि उसके साथ साथ वो बुक सी को क्रॉस करती है। मतलब ऑब्वियसली अगर वो फॉरेन में शिप हो रही है बुक है तो मतलब समंदर के पार जाकर अलग देशों में भी उसके ऑथर की फेम को बढ़ाती है। तो इसलिए होरेस यहाँ पर मटेरियल और ऑथोरियल और या तो फिर इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप को अलग कर रहा है। वो ऐसा कह रहा है कि अगर मान लो ऑथर के पास ऑथर के खुद के पास भी उस बुक के पब्लिश के राइट्स नहीं है, उसके बावजूद भी उस वर्क को लिखने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस वर्क वो जितना भी आगे जाता है उस चीज़ की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर के पास ही रहेगी और उसका क्रेडिट भी ऑथर को ही जाएगा। इसके बाद ये मतलब एक तरह से एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर के प्ले थे तो वो कोलैबोरेटिव होते थे, तो इसलिए उसके प्ले में हमारे पास जो है वो ऐसा पॉसिबल है कि कहीं काफ़ी सारी जगह पर या तो लिखने के बाद प्रोडक्शन में या एक्टर्स के द्वारा या राइटर या मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर के द्वारा काफ़ी सारी जगह पर चेंजेस किए जा सकते थे। और हमें ऐसा नहीं पता है कि कभी भी शेक्सपियर ने ऐसा चाहा था कि उसके प्लेस कभी प्रिंट किए जाए, ना ही कभी उसने ऐसा कुछ जताया कि मतलब किसी भी प्ले पर या किसी भी स्क्रिप्ट पर उसका ऑथोरियल राइट्स उसने लिया हो या बताया हो। तो इसलिए हमें आइडिया अभी तक नहीं है कि शेक्सपियर के प्ले जो हमारे पास है क्या वो सच में उसी के वर्ड्स में है। लेकिन शेक्सपियर के दोस्तों ने उसके कलेक्शन ऑफ प्लेस को प्रिंट किया था, उसके फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था और वो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 7 years आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ। और उसमें उसके फ्रेंड्स ने दावा किया है कि ये जो टेक्स्ट है वो ऐसे ही लिखे गए हैं जैसा शेक्सपियर ने पहले लिखा था।
और मतलब उसके साथ-साथ बेन जॉनसन जो शेक्सपियर का फ्रेंड था और ड्रामेटिक राइवल था, वो ऐसा लिखता है कि उसके फर्स्ट फ़ोलियो में उसने आगे लिखा भी है, एक पोएम लिखी है शेक्सपियर के लिए। उसमें उसने लिखा है कि टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। उसके अंदर जॉनसन शेक्सपियर को की तारीफ़ करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट एस्चाइलस के साथ, यूरिपिडिस के साथ और सोफोक्लिस के साथ। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वो शेक्सपियर को ऑथर कह रहे हैं। तो आगे जाके मतलब एम.एच. एब्राम्स पॉइंट आउट करते हैं कि अगर ब्रॉड आउटलाइन में या ब्रॉड डेफिनेशन में देखा जाए तो जो फिगर और फंक्शंस का हॉरेस का ऑक्टर का और जॉनसन के ऑथर का सेम ही है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये हमें दोनों एग्जाम्पल मिल गए कि एक तो हॉरेस था जिसने 2000 ईयर पहले ऑथर का जो फंक्शन दिया था, जो आज भी रेलेवेंट है, जो आज चल रहा है, और उसके साथ साथ जो शेक्सपियर के दौरान मतलब 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आसपास तब जाकर जो चीज़ें लिखी जा रही थी या तब जाके जो ऑथर का कॉन्सेप्शन था वो भी आज के कॉन्सेप्शन के काफ़ी सिमिलर है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है ऑथर और ऑथरशिप। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया, नहीं आया, या मुझे थोड़ा और चेंज करना चाहिए अपनी स्टाइल में, और अगर आपको कोई और लिटरेरी टर्म है जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।